ओके, सो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया था कॉस्ट शीट का। आगे बढ़ने से पहले एक बार बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता, राइट। इट वाज डायरेक्ट 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 क्या था पहला? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। सेकेंड आइटम था डायरेक्ट वेजेस। थर्ड आइटम था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। पहला खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एडलेस एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सेकंड खर्चा एड एडमिन ओवरहेड्स, कौन से? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्या मिलेगा? COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड लेस अगेन एड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG। क्लोजिंग FG कौन सा फॉर्मूला? FIFO मेथड। FIFO हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। क्या मिलेगा? COGS। आखिरी का एक खर्चा कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एक और खर्चा ऐड करेंगे, एडमिन जनरल राइट्स, एडमिन ओवरहेड्स जनरल में। और जब ये मिलेगा COS, आखिरी में क्या करेंगे? एड प्रॉफिट विल गिव मी सेल्स। और फिर मैंने आपको बताया था ये जो अगर पर यूनिट पूछते हैं पर यूनिट, तो COP तक जो हम डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, राइट। उसके बाद FG जो आएगा, FG ओपनिंग FG क्लोजिंग FG, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। और इसके नीचे जो COGS रहेगा, COGS यहाँ से लेके हम डिवाइड करेंगे किससे? यूनिट्स सोल्ड से। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? इतना अपनी बात हो गई थी, राइट। अब तक जो हमने सीखा है ना, ये सब मैंने आपको बेसिक पॉइंट सिखाया है। मतलब मैंने आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं, कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे, राइट। हमने कल लगभग 5 क्वेश्चंस किए, जिसमें 2 एकदम बेसिक थे, 3 वो रिवर्स वाले थे। वो रिवर्स वाले क्यों हम इजी कर पाए? क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ के एक फॉर्मेट बना लिया, और फिर क्वेश्चन में जो जो दिया था वो सब्स्टिट्यूट करने गए, और फिर जो जो दिया था हम रिवर्स कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? हर वो चीज जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, हर वो चीज जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। एडवांस क्वेश्चंस जो बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको अभी से बता दूं, मेरे बुक में जो क्वेश्चंस हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12 एंड 13 ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 13 के बाद एक्चुअली चैलेंजिंग नहीं है एक, लेकिन एक यस 19 रिवीजन लिस्ट में हमेशा रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन में हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। ये अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं एंड दीज शुड बी इन योर रिवीजन ईच एंड एवरी टाइम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से चलिए। अब आइडियली फॉर्मेट अलग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। थोड़ा सा मैथ्स आ गया बीच में, थोड़ा सा मैथ्स आ गया। अब आइडियली होता क्या है, सी इंटरमीडिएट से उन्होंने मैथ्स हटा दिया है फाउंडेशन, लेकिन मैथ्स के रूल्स नहीं हटा सकते हर बार। वो लेट एक्स इक्वल्स टू समथिंग कुछ तो आएगा, राइट। तो वो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू अज्यूम दैट। तो थोड़ा सा मैथ्स जरूर रहेगा। तो मैथ्स हटाया, कॉस्टिंग में थोड़ा थोड़ा मैथ्स आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, वो फॉर्मुलेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज लर्न करने के लिए, बट बेसिक मैथ्स आना चाहिए। तो इसमें बेसिक मैथ्स है कुछ, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में इस टाइप के 2 बार क्वेश्चन आए हैं 10-10 मार्क के लिए। 2 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार, राइट। ऑब्वियसली थोड़ा उन्होंने चेंज किया होगा, बट जो कंसेप्ट था क्वेश्चन को यही था, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे सब। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 पेन्स, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। 2 पेन से उसके पास कौन से है? सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2019 इज एज फॉलोस। मटेरियल लगा 8 लाख रुपए का, वेजेस लगे 4,48,000। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सी, व्हेन द नेम इज ओवरहेड्स इट कैन नॉट बी डायरेक्ट। ओवरहेड का मतलब भी होता है इनडायरेक्ट। तो बेसिकली हम आइडियली ऐड क्या करते थे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना 4 नाम होते हैं, 4 नाम। 2 नाम मैं आपको बता चुका हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड। अब फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, तो इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना, और प्रोडक्शन को ही हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। प्रोडक्शन प्रोड्यूस करो या मैन्युफैक्चर करो, वन एंड द सेम थिंग। तो इसके 4 नाम होता है। हमारा पॉपुलर नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन ही होता है। प्रोडक्शन को एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलेंगे। और आइडियली काम ही हो रहा है ना, तो इसको हम वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये 4 नाम है अल्टीमेटली। अब ये चारों में से कोई भी एक याद रखो तो भी चलेगा, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। आगे तो ये बेसिकली क्या है? 3 चीजें आपको दे दी, कौन सी? मटेरियल दे दिया, वेजेस दे दिया, ओवरहेड्स दे दिया। कहने से ये पहले 3 आइटम तो आ गए अपने ऊपर। सबसे पहले क्या रहता है? मटेरियल, उसके बाद वेजेस, क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या आएगा? ओवरहेड्स। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, मतलब तीनों से दे के रखा है। बस एक ही छोटा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है। मैं छोटा प्रॉब्लम क्या है वो नीचे बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं। लेट्स सी आप लोग एनालाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। पहला आइटम दिया है उसने, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस एज दैट ऑफ नॉर्मल पेन। मतलब अगर नॉर्मल पेन का 1 रुपी है, तो सुपर पेन का कितना रहेगा? 2 रुपीज, मतलब 2:1 है।
आप बता सकते हो मटेरियल सुपर पेन में कितना लगा है, नॉर्मल पेन में कितना लगा है? हम्म, और 5,33,334। 99.9% बच्चे यही करते हैं और ये गलत है, ये चीजें गलत है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, बराबर किया हमने, रेशियो बराबर लगाया 2:1, बराबर है। एक चीज बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा साइड में आपको दूसरा कैलकुलेशन बताता हूँ, फिर इस पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। दो प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ए और बी, दो प्रोडक्ट्स हैं। इसके मैंने बनाए 4,000 यूनिट्स और इसके मैंने बनाए लेट्स से 5,000 यूनिट्स, ठीक है। क्या रॉ मटेरियल आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट है? द आंसर इज यस। एक पेन बनाऊंगा तो एक पेन का रिफिल लगेगा, दो पेन बनाऊंगा दो पेन का रिफिल लगेगा, तीन पेन बनाऊंगा तीन पेन का रिफिल लगेगा, बराबर। अब हुआ ऐसे कि इसके अंदर रॉ मटेरियल लगता है 20 रुपए का, कितने का लगता है? 20 रुपए। और इसके अंदर मटेरियल लगता है 10 रुपए का, बराबर। 20 रुपए का और 10 रुपए का। प्लीज बताइए टोटल कितना लगा? 80,000 एंड 50,000। प्लीज बताइए व्हाट इज माई टोटल मटेरियल कॉस्ट? तो आप बोलोगे सर 1,30,000, बराबर है ना ये? यस, ओके। अब मैंने आपको बोल दिया मटेरियल परचेज्ड वाज 1,30,000, ठीक है। एक सेकंड ऊपर का इन्फॉर्मेशन भूल जाओ अभी। मटेरियल परचेज वाज 1,30,000 और फिर मैंने आपको बोला जो प्रोडक्ट बी में है या फिर प्रोडक्ट ए में जो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल इन प्रोडक्ट ए इज ट्वाइस एज इन प्रोडक्ट बी। तो आप बोलोगे सर ए में डबल लगा, बी में सिंगल लगा, और आप इसको 2:1 में बांटोगे तो गलत नहीं हो रहा है? यूनिट्स कंसीडर किए नहीं आपने, वो कौन करेगा? ये नॉर्मली मिस्टेक होता है, नॉर्मल मिस्टेक। सी यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ इसमें 10 रुपए लगा, इसमें 20 रुपए लगा, डबल तो लगा है, लेकिन ये पर यूनिट लगा है ना यार। तुम सीधा रुपीस को इसको 2:1 में बांटोगे, ये गलत हो रहा है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स को डिसाइड करेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आएगा? तो आप ये डायरेक्ट नहीं बांट सकते हो, ये समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन 2:1, यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंसीडरेशन। क्या पॉइंट क्लियर है? बस अगर ये चीज समझ में आएगा ना, फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। तो हमको ये समझ में आ गया 2:1 में है, लेकिन मैं डायरेक्ट 2:1 में नहीं बांट सकता बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स मिसिंग है अब तक। आई कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। आपको समझ में आया ना, मैंने एग्जांपल दिया वहां पे, ओके। दूसरा, डायरेक्ट वेजेस ऑफ नॉर्मल पेन व 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। मतलब अगर सुपर पेन में 1 है तो यहाँ कितना रहेगा? 0.6। मतलब अगर 100 है तो इधर कितना रहेगा? 60। क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज एट सेम रेट फॉर बोथ टाइप्स। मतलब अगर इसका 1 रुपी है तो इसका 1 रुपी पर यूनिट, तो दोनों का सेम आने वाला है, तो टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे, एडमिन ओवरहेड्स वर 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। कुछ बोला नहीं है, एडमिन ओवरहेड्स कौन सा माने? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट। और वैसे भी लेबर पे डिपेंड करता है ना, तो जो लेबर मतलब लेबर एकदम ऊपर रहता है ना, तो एडमिन ओवरहेड्स उसके ऊपर ही है, जितना भी लेबर रहेगा उसका 200%, ठीक है। आगे, सेलिंग कॉस्ट वाज ₹1 पर सुपर पेन। नॉर्मल का नहीं दिया उसने, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट कहाँ आता है, जल्दी बताओ? सेलिंग कॉस्ट नीचे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, याद आ रहा है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये पर सुपर पेन दिया, पर सुपर पेन। ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे रहेगा, यूनिट सोल्ड पे रहेगा? सोल्ड, क्योंकि जो सेलिंग एक्सपेंस है वो सेल पे रहेगा, राइट, ओके। तो डेटा समझ में आना शुरू हो गया क्या क्या है। आगे जो अपने काम की इंफॉर्मेशन थी वो ये आ गई। उसने क्या बोला? प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सुपर पेन 40,000 प्रोड्यूस किया आपने, जस्ट एक मिनट। सुपर पेन कितना प्रोड्यूस किया आपने? 40,000। क्या हो रहा है इसको? सुपर पेन इज 40,000, राइट। एंड सेल कितना किया आपने? 36। मतलब कितना बच गया? 4,000 बच गया। आपको याद है ना, 4,000 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, यस, क्लोजिंग स्टॉक। और नॉर्मल पेन का सिर्फ प्रोड्यूस किया, सेल तो दिया ही नहीं उसने। नीचे पढ़ो क्या पूछा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। नॉर्मल का पूछा नहीं, इसलिए उसने दिया नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए उसने यहाँ सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया, सेल भी नहीं दिया, बराबर। कितना भेजा कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। बेसिकली ये यूनिट्स में इंटरेस्ट था, ये यूनिट्स में इंटरेस्ट था। मतलब कहने से ये जो मटेरियल लगाया मुझे 8 लाख रुपए का, राइट, मटेरियल लगाए मुझे, ये 40,000 पेन सुपर पेन बनाया मैंने और 1,20,000 नॉर्मल पेन बनाया, तब जाके 8 लाख रुपए का मटेरियल लगाया, बराबर है ये? तब जाके 8 लाख रुपए मटेरियल लगाया, ठीक है। सेलिंग प्राइस वाज 30 एंड प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन बोला है, ठीक है। अब आपको 3 वर्किंग नोट बनाना है।
पहला वर्किंग नोट रहेगा ये मटेरियल का, सेकंड वर्किंग नोट रहेगा लेबर वेजेस का, और थर्ड वर्किंग नोट रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। पॉइंट समझ में आया? अब जल्दी बताइए मटेरियल का खर्चा कितना है, टोटल खर्चा कितना है? 8 लाख। 8 लाख में कितने कितने यूनिट्स बनाए मैंने? सुपर पेंगे 40,000 और नॉर्मल पेंगे 1,20,000। आइए वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट फॉर सुपर पेन, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट फॉर सुपर पेन। ठीक है, सुपर पेन के लिए मैं रॉ मटेरियल पर यूनिट निकालना चाहता हूं सुपर पेन के लिए। ठीक है, अब क्या रहेगा इसका आंसर? लेट द रॉ मटेरियल per unit for super pen be rupees x। सॉरी नॉर्मल पेन करो इसको। नॉर्मल पेन बी रुपीज एक्स। अब इसको नॉर्मल क्यों बोला मैंने, तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं मेटल के बारे में क्या बोला, एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द सेंटेंस? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच एज इन नॉर्मल पेन। नॉर्मल पेन में जितना है सुपर पेन में उसका दोगुना है। ठीक है भाई, सुपर पेन में डबल डाल देंगे। अब मुझे बताओ अगर नॉर्मल पेन में एक्स है तो सुपर पेन में कितना हो जाएगा? द रॉ मटेरियल पर यूनिट फॉर सुपर पेन will be rupees 2x, will be rupees 2x बराबर। अब मुझे बताइए टोटल कितना यूनिट्स लगा, एंड देयरफॉर आई कैन से मेरे पास यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं? तो कहना है से 40,000 यूनिट्स इंटू एक्स, सॉरी इंटू 2x। ये सुपर बैंक का कॉस्ट है, सुपर बैंक का मटेरियल इतना हुआ। मतलब अगर मैं बोलूं एक्स की वैल्यू 10 रुपीज है सपोज, ठीक, तो अगर इसका 10 रुपए तो इसका 20 रुपए रहेगा, राइट। तो 40,000 बनाया तो 40,000 इंटू 20 करना पड़ेगा बराबर। अच्छा, दूसरे का कितना बनाया आपने? 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू एक्स 1,20,000 बनाया और इसको 10 रुपये लगेगा अगर सपोज एक्स की वैल्यू 10 है। और ये खर्चा मिला के कितना आ गया? 8 लाख रुपए। ये 8 लाख कहां से आया? क्वेश्चन में दिया था ना आपको, सी डायरेक्ट मटेरियल दिया है आपको 8 लाख रुपीस। अरे गेटिंग इस पॉइंट? कितना दिया है? 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे इतना कॉस्ट तो आ गया अपना। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये? 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? कहने से 80,000 एक्स प्लस 120 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 1,20,000 एक्स कितना हो गया? 8 लाख। एंड देयरफॉर आई कैन से 2 लाख एक्स इज इक्वल टू 8 लाख, एंड देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4। एक्स की क्या वैल्यू हो गई? 4। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट वाज एक्स फॉर यू? अपने एक्स क्या डिफाइन किया था बेटा? फॉर नॉर्मल पेन। मुझे सुपर पेन का चाहिए, राइट। तो अगर ये 4 रुपए है तो सुपर पेन का कितना होगा? 8 रुपए। एंड देयरफॉर आई कैन से रॉ मटेरियल पर यूनिट फॉर सुपर पेन विल बी हाउ मच? 2x, मतलब 2 इंटू 4। समझ में आ रहा है ये? अब एक काम करें, क्रॉस चेक कर लेंगे कहीं कहीं, एक बार क्रॉस चेक हो जाए जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे मैं क्रॉस चेक आपको लिख के दे रहा हूँ। अगेन ये क्रॉस चेक ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रॉस चेक क्या हो जाएगा प्लीज बताइए, आपने सुपर पेन कितना बनाया था? 40,000। और एक यूनिट पे आपने आंसर कितना निकाला? तो आप बोलोगे सर सुपर पेन का 8 रुपीज निकाला हमने, तो सुपर पेन का कॉस्ट कितना हो गया मटेरियल का? 3,20,000 बराबर। और नॉर्मल पेन आपने 1,20,000 बनाए थे बराबर। नॉर्मल पेन यू हैव मेड 1,20,000 और उसको कितना कॉस्ट लगा? 4 रुपए, मतलब कितना हो गया? 4,80,000। अब हिसाब लगा के देख लो बराबर 8 लाख मैनेज हो रहा है क्या?
यस, ये तो उसने बोला था कि टोटल मटेरियल मैंने 8 लाख रुपए का खरीदा है, ठीक है, टोटल कितने का खरीदा है हमने, 8 लाख रुपए का। अब चेक कर लो भाई कितना कितना किसके लिए है। अरे क्या समझ में, क्रॉस चेक इजी। हाँ, अब गेम समझ में आया क्यों हम 2:1 में नहीं बांट सकते थे। बस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं पे गड़बड़ करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर करते नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स को, और सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। वो गलती नहीं करना, ठीक है। तो क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब दूसरा पॉइंट पढ़े वेजेस के बारे में। ऐसे ही 3 वर्किंग नोट बनाने, अपन ने सुपरमैन का ये रॉ मटेरियल निकाल लिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, वेजेस की बात करते हैं। चेक करो वेजेस कितना खर्चा लगा है टोटल बेटा, 4,48,000 बराबर। और नीचे उसने क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वॉज 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। मतलब अगर सुपर पेन का एक्स है तो नॉर्मल पेन का कितना है, 0.6x बराबर है क्या। अच्छा वर्किंग नोट करता है, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ wages per unit for super pen। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पर यूनिट फॉर सुपर पेन, ठीक है। सुपर पेन का हम वेजेस निकाल रहे हैं, ओके। तो यहां पे सुपर पेन के लिए वेजेस कैसे निकालेंगे, लेट द वेजेस पर यूनिट। अगेन अगर आपको लग रहा है कि सर हम एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप वाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल आपका है, ठीक है। आपको एक्स लेना है एक्स लो, वाई लेना वाई लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग नोट अलग अलग है ये। लेट द वेजेस ऑफ वेजेस पर यूनिट फॉर सुपर पेन भी रुपीज। क्या लेना है, एक्स लेना है वाई लेना, एक्स ले लो, चलो एक्स है। एंड therefore wages per unit for normal pen 60% बोला है उसने, 60% मतलब कितना हो जाएगा, 0.66। समझ में आ रहा है? अगेन वही इक्वेशन, 40,000 यूनिट्स हमने बनाए थे, किसके बनाए थे, सुपर पेन के, उसको एक्स लगा होगा, प्लस नॉर्मल पेन के कितने बनाए हमने, 1,20,000 बनाए हमने। इसको कितना लगा, 0.66 बराबर। और वेजेस का टोटल खर्चा कितना था, 4,48,000। कितना था, 4,48,000। चलो निकाल के दो 448। तो ये हो गया 40,000x, और ये हो गया कितना, 72,000x इज इक्वल्स टू 4,48,000। एंड देयरफॉर आई कैन से x 4 है। x क्या आया, 4। व्हाट वाज x फॉर यू, प्लीज बताइए। सुपर पेन का, सुपर पेन, राइट, अपने को सुपर पेन का ही चाहिए था ना। एंड देयरफॉर वेजेस पर यूनिट फॉर सुपर पेन, सुपर पेन का आंसर क्या था, x, एंड देयरफॉर कहना है ₹4 पर यूनिट। चलो एक बार नॉर्मल पेन का भी निकाली दो। फॉर नॉर्मल पेन आंसर क्या रहेगा, ये पूछा नहीं है, ऐसे निकाल रहा हूं, क्रॉस चेक करना है ना अपने को। 0.66 की बात हुई है ना, तो कितना हो जाएगा, 2.4 पर यूनिट। 0.66 का मतलब कितना हो गया, 2.4 पर यूनिट। इज द पॉइंट क्लियर? क्रॉस चेक हो जाए एक बार। अगेन दिस क्रॉस चेक इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। क्रॉस चेक प्लीज बताइए, सुपर पेन, सुपर पेन आपने कितना बनाया था, 40,000 यूनिट्स, और इस पे कितना लगा, ₹4। और नॉर्मल पेन, नॉर्मल पेन कितना बनाया, 1,20,000 यूनिट्स, उस पे कितना लग रहा है, ₹2.4, राइट। तो ये आ रहा है 1,60,000 और 2,88,000। आप कंफर्म कर लो बराबर आ रहा है क्या, 4,48,000। यही चाहिए था ना अपने को, यस। मतलब हम जो कर रहे हैं वो सब बराबर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ₹4,88,000। अगेन दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। हमको एटलीस्ट मालूम पड़ जाएगा हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो मैंने क्रॉस चेक आपको करके बताया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है सुपर पेन का?
सबको समझ में आ रहा है? चलो अब तीसरा वर्किंग नोट करें, 3 वर्किंग नोट बनेंगे, फिर अपनी अपनी जो कॉस्ट शीट है वो एकदम फटाफट बन जाएगी। ठीक है, चलो अब कॉस्ट शीट वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोल रहा है एक बार देखो। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोल रहा है? पर यूनिट वॉज सेम, दोनों के लिए सेम था भाई। अब मुझे बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे कितने टोटल? 190, 192, और 192 कितने यूनिट्स के लिए लगा है? कहने से 1,60,000 यूनिट्स के लिए लगा है। दोनों के लिए सेम ही था ना, इसके लिए एक्स लगा है तो दूसरे के लिए भी एक्स ही लगा है। इसके लिए 1 है तो इसके लिए भी 1 है, तो कहने से अगर इसके लिए 1 है तो इसके लिए 1 है, मतलब 1,60,000 है। तो एक का कितना खर्चा हो गया प्लीज बताइए? 192 डिवाइड बाय 160, 192 डिवाइड बाय 160 कितना? 1.2। कहने से 1.2 पर यूनिट इज सेम फॉर बोथ, चाहे सुपर पेन बनाओ चाहे नॉर्मल पेन बनाओ, इट इज 1.2 पर यूनिट दोनों के लिए, राइट। एक बार चेक कर लो 1.2 से आंसर मैच कर रहा है क्या, क्रॉस चेक में। 1.2 इंटू 1.2, 40,000 इंटू 1.2 कितना हो रहा है? 48,000। और 1,20,000 इंटू 1.2 कितना हो रहा है? 1,44,000। दोनों का ऐड करो बराबर 192 आता है, आएगा आंसर। दोनों का वो बोल रहा है पर यूनिट सेम है बोल रहा है, हमने कहा ठीक है सर पर यूनिट सेम है तो आंसर निकाल लेंगे। आइए वर्किंग नोट लिखते हैं। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट फॉर सुपर पेन, फॉर सुपर पेन। अब क्योंकि सेम है हम सीधे सीधे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से। तो यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट विल बी टोटल ओवरहेड्स। आप फॉर्मुला नहीं लिखोगे तो भी चलता है, मतलब एग्जाम में जरूरत नहीं है फॉर्मुले की। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्लीज बताइए व्हाट वर द टोटल ओवरहेड्स? 1,92,000। एंड हाउ मेनी यूनिट्स डिड यू प्रोड्यूस टोटल? 1,60,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है पर यूनिट? ₹1.2 पर यूनिट। क्या ये दोनों के लिए सेम है? हाँ दोनों के लिए सेम है। नीचे क्रॉस चेक भी लिख देंगे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक हो जाए एक बार। तो यहाँ पे सुपर पेन के लिए कितने यूनिट्स बनाए थे बेटा अपन ने? 40,000 यूनिट्स बनाए थे इंटू ₹1.2। एंड नॉर्मल पेन के लिए 1,20,000 यूनिट्स इंटू 1.2। ठीक है, कितना कितना आ रहा है जल्दी बताइए? 48,000 एंड 1,44,000। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल? 1,92,000। आगे क्रॉस चेक। सो बेसिकली ये पूरा जो क्वेश्चन था ना उसकी जानती है 3 वर्किंग नोट्स। आई होप ये 3 वर्किंग नोट समझ में आया सबको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आप डायरेक्ट 2:1 या डायरेक्ट 1:6.6 नहीं बांट सकते हो, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फ्रैक्चर में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा उसका बेसिक एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिया था। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट। बनाइए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। क्या हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया? इसके अंदर एक ही स्टॉक है सिर्फ, वो फिनिश गुड्स का। ठीक है, अब याद करो डायरेक्ट मटेरियल है, हाँ डायरेक्ट वेजेस है, यस। एक्सपेंसेस नहीं हटा देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल लिया हमने, क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। डब्ल्यूआईपी नहीं था तो फैक्ट्री कॉस्ट बोल देंगे, ग्रॉस नेट बोलने की जरूरत नहीं है। एडमिन ओवरहेड्स था, हाँ 200% याद करो। एडमिन ओवरहेड्स था, कितना बोला एडमिन ओवरहेड उसने? 200% ऑफ व्हाट? ऑफ लेबर। तो हम क्या मानेंगे? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट, वो मान लेंगे। सीओपी आ गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है, सेलिंग कॉस्ट दिया है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, राइट। और नीचे सेलिंग प्राइस भी दिया है तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब नीचे चेक करो पूछा क्या है, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी पूछा है। एक और कॉलम बनाना पड़ेगा यूनिट्स पर यूनिट का, राइट। आपको याद है ना पर यूनिट में लास्ट में बनाता हूं डिवाइड करके बाद में, तो पहले दिमाग नहीं लगाना, पहले पूरा पूरा लिखते जाना, बाद में डिवाइड करके आंसर निकालते जाना। ठीक है, आइए बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो 2 कॉलम बना लेते हैं, एक टोटल का और एक पर यूनिट का।
चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट। लेबर पे 200%। सो यहाँ पे प्लीज बताइए, ये रुपीस पर यूनिट को लास्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे, एक सेकंड उसको बाद में लिखेंगे, पहले रुपीस पे देखते हैं। प्लीज बताइए हम स्टार्ट कहां से करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल से। क्या हम सुपर पेन का बना रहे हैं? लिख देते हैं ऊपर कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन, ठीक है। यस, डायरेक्ट मटेरियल हमने कितना निकाला सुपर पेन का, प्लीज बताइए। 3,20,000 बराबर है क्या ये? तो जो मैंने निकाला है ना, मैं वो बाजू में लिख के रख रहा हूं। मैंने 8 रुपए पर यूनिट निकाला है वर्किंग नोट 1 में, बराबर है क्या? तो रेफरेंस भी दे के रख देता हूं भाई, ये WN1 का रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या ऐड करते हैं हम? डायरेक्ट वेजेस। जल्दी बताइए सुपर पेन का कितना निकाला है हमने? तो हमने निकाला ₹4 पर यूनिट। ये कौन से वर्किंग नोट में निकाला हमने? वर्किंग नोट 2 में। जल्दी बताइए 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, कितना आएगा? 1,60,000। आपको समझ में आ रहा है? जो क्रॉस चेक वाला अमाउंट लिया था वही मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। जल्दी बताइए, ये दोनों ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? 4,80,000। इसके बाद जो क्वेश्चन ने ओवरहेड्स का नाम लिया है वही यूज करूंगा मैं। आइडियली उसने बोला प्रोडक्शन ओवरहेड्स, आई यूज द वर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, राइट? आई यूज द वर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्लीज बताइए प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना दिया है हमने, कितना निकाला है? 1.2 पर यूनिट, इफ यू रिमेंबर। निकाला है क्या ये? 1.2 पर यूनिट। ये कौन से वर्किंग नोट में निकाला है बेटा हमने? वर्किंग नोट 3 में। यही तो पूरी क्वेश्चन की जान थी, वर्किंग नोट से क्वेश्चन के जान थे, राइट? कितना आया ये टोटल? 48,000। जल्दी बताइए, ये ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैं ग्रॉस नेट में जाऊंगा नहीं, इसको अब मैं ग्रॉस नेट में नहीं जाऊंगा, क्यों? WIP नहीं है ना, इसको सीधा सीधा क्या लिखेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि ग्रॉस भी यही है, नेट भी यही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आ रहा है प्लीज बताइए? 5,28,000 आ रहा है क्या? 528। अब इसके बाद क्या जोड़ते हैं हम? एडमिन ओवरहेड्स। कौन से वाले? रिलेटेड टू प्रोडक्शन जोड़ते हैं, बराबर ना? कितना बोला है उसने? उसने बोला है 200% ऑफ लेबर। मतलब कहना है से जितना भी वेजेस है उसका 200%। 160 नहीं है तो 160 का डबल कितना होता है? 200% मतलब 320। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 200%। जैसे अगर मैं बोलूं 20% तो आप बोलोगे 160 का 20% इंटू 20%। अब ये 200% तो इंटू 200% करोगे, ठीक है। तो कितना आएगा ये? 3,20,000, ठीक है। मैं यहीं पे assumption लिख देता हूं, assume to be related to production। आप नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। assume to be related to production। कहीं ना कहीं आपने ये नोट लिखना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, तो हम तो assume यही करेंगे, राइट? जल्दी बताइए, ये होने के बाद, ये ऐड होने के बाद आपको जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलता है? उसको बोलते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है आपका? 8,48,000। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, एड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG। क्या क्लोजिंग FG आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हो? यस, क्लोजिंग FG हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, याद आ रहा है ना? ये क्लोजिंग FG हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, राइट? यस। कितने यूनिट्स के लिए प्रोड्यूस किया था प्लीज बताइए? ये जो खर्चा है मेरा, ये जो खर्चा है ये कितने यूनिट्स के लिए प्लीज बताइए? 40,000 के लिए, राइट? 40,000 के लिए, राइट? तो 4,400 के लिए कितना? अगर आप देखोगे कितना बेचा था आपने, चेक करो। 40,000 प्रोड्यूस किया था, बेचा कितना था? 36, मतलब 4,000 पड़ा है ना आपके पास, तो वही FG है मेरा। तो बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालना है। मैं बार बार ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ इसलिए लिखता हूँ कि आपको वो गेम समझ में आ जाए। तो ये जो 848 था ये कितने यूनिट्स के लिए था? 40,000 यूनिट्स के लिए आपने कितना खर्चा किया था? 8,48,000, बराबर। तो 4,000 यूनिट्स के लिए कितना? 84,800।
सबको समझ में आया कि ये वैसे तो ये 10% आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, 40,000 का इतना तो 4,000 इज 10%, तो आप कॉस्ट भी 4% कर सकते थे। प्लीज ध्यान देना ये माइनस करना है, प्लीज ध्यान देना ये माइनस करना था, राइट। ओके, ये माइनस किया तो आंसर कितना आ गया जल्दी बताइए। 7,63,200। सबका आंसर आ रहा है क्या, प्लीज चेक करेंगे। सेवन 200 और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद उसने सेलिंग कॉस्ट बोला है, सेलिंग ओवरहेड्स ₹1 पर यूनिट सोल्ड, बराबर है क्या। जितने बेचा उतने पे खर्चा लगेगा ना, 40 पे नहीं लगेगा भाई, कितना बेचा 36, तो यहाँ पे 36 लगेगा। कल इस पे अपनी डिटेल बात हुई थी, राइट, कि ऊपर के खर्चे सीओपी तक रहेंगे लेकिन नीचे के खर्चे सीओजीएस पे रहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। जल्दी बताइए कितना आ गया ये। 7,99,200 आ रहा है क्या सबका ये। इसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया नहीं लेकिन उसने सेल्स दिया है आपको, सेल्स दिया है 30 रुपए पर यूनिट, तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लीज बताइए। 99,200 बराबर है क्या ये। इसमें प्रॉफिट दिया नहीं है लेकिन सेल्स दिया है उसने, सेल्स दिया है 30 पर यूनिट। सेल्स कितना दिया है, 30 पर यूनिट। कितने यूनिट्स बेचे थे आपने, 36,000 यूनिट्स बेचे थे। जल्दी बताइए कितना आ गया आपका ये आंसर। 10,80,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 2,80,800। क्या ही बैलेंसिंग फिगर है आपका, यस 2,80,000। समझ में आ रहा है क्या सबको ये। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। अगेन पूरे क्वेश्चन की जान थी वो 8, 4 और 1.2 निकालना, कैसे निकालना हमने। तो यूनिट्स प्रोड्यूस को कंसिडर करना पड़ता है, क्या पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। हाँ उसने बोला है ना पर यूनिट निकाल के दो, निकाल के देंगे उसको। तो जल्दी बताइए जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कि जब हम डिवाइड करेंगे सीओपी तक यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे, मतलब 40,000 से डिवाइड करेंगे, और सीओजीएस के बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे। चलिए जल्दी बताइए कितना कितना आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है 8, 4, 12, 1.2, 13.2, ये तो हमने निकाल लिया था पहले, राइट। कितना आ रहा है ये 8, 21.2, 21.2 अगेन कितना आ रहा है 1, 22.2, प्रॉफिट का 7.8, 7.8 एंड 30। समझ में आया पॉइंट सबको ये। आप डिवाइड किससे करोगे, 40,000 डिवाइड करोगे। कैसे 40,000 डिवाइड करेंगे प्लीज बताइए, कब तक डिवाइड करेंगे, सीओपी तक, सीओपी तक, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40,000 डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए। फिनिश गुड्स में कुछ नहीं लिखना है, और सीओजीएस जब आएगा तो हम यूनिट सोल से डिवाइड करेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है क्या सबको, पक्का क्लियर है, यस। स्टोरी समझ में आ गया पूरा इसका। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में मार्क कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन, यू ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन, ठीक है। यस एंजल, करेक्ट आंसर बेटा आपका। यस, डन विद दिस क्वेश्चन, कहीं सोल्व करना है सब, ये समझ में आ गया सबको ये। चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। एक मिनट, मैं ये चीजें यहां से हटा देता हूं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले 10 कराऊं, चलो 10 ही कराता है। एक मजेदार क्वेश्चन है 10। स्टार्टिंग में अगेन जो 10 वाला क्वेश्चन है ना, जो 10 वाला,
it is the pure example of fixed and variable. Pure example of fixed and variable. याद है फिक्स्ड एंड वेरिएबल? थोड़ा रिकॉल करते हैं, जल्दी बताइए. फिक्स्ड यूनिट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? फिक्स्ड यूनिट पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, इन टोटलिटी करेगा. और वेरिएबल वो पर यूनिट ही रहेगा. क्या ही पॉइंट क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कैपेसिटी है 5000 यूनिट्स बनाने की और मेरा रेंट है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, मैं 1000 यूनिट्स बना रहा हूँ, कितना रेंट देना पड़ेगा? 20,000. 2000 बना रहा हूँ, 3000 बनाऊँ तो भी 20. समझ में आया? लेकिन अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 5000 यूनिट्स बनाने का 40,000 है और मैं 1000 यूनिट्स बना रहा हूँ तो कितना खर्चा आएगा? तो आप बोलोगे सर मेरे को पर यूनिट करना पड़ेगा, बराबर है ना? वेरिएबल कॉस्ट जब आता है ना तब पर यूनिट की बात आती है. तो प्लीज बताइए पर यूनिट कितना आ रहा है? 8 रुपीज. तो 1000 यूनिट्स का कितना आएगा? 8,000. राइट. 2000 का कितना आएगा? 16,000. 3000 का कितना आएगा? 24,000 एंड सो ऑन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल कॉस्ट जब भी बात होती है पर यूनिट पे बात हो जाती है, और जब फिक्स हो जाता है तो वो टोटलिटी में रहता है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं चेक करता है. ठीक है. अगेन क्वेश्चन नंबर 10 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज ध्यान देना, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मेसर्स अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट्स ऑफ टाइस पर एनम. 36,000 यूनिट्स बना सकता है वो साल भर में. ठीक है. 36,000. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एस अंडर. कितना खर्चा है वो बता रहा है. अगेन मेरी कैपेसिटी कितना यूनिट बनाने की? 36,000 साल भर का. एक महीने का बता सकते हो? एक महीने का 3,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे. 3,000 हर महीने बनाऊंगा, 36,000 साल भर का हो जाएगा. बराबर. ओके. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 40 पर यूनिट. जल्दी बताइए ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है? वेरिएबल. पर यूनिट बोला ना उसने, मटेरियल वैसे पर यूनिट ही लगता है मुझे. ठीक है. लेबर इज 30 पर यूनिट. अगेन लेबर वेरिएबल है या फिक्स्ड है? वेरिएबल. लेकिन उसने कुछ नया पॉइंट दे रही है यहाँ पे. क्या दे दिया? सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ. मतलब मान लेते हैं आप मेरे यहाँ काम करने आए, मैंने आपको बोला भाई ये पेन बनाने का 30 रुपये दूंगा. आपने बोला सर वहां पे दूसरी जगह जहां से हम छोड़ के आ रहे हैं आपके पास, वहां पे मुझे 48,000 रुपये मिलता है सैलरी महीने का. 48,000 रुपीज. राइट. तो अगर आप 48 मिनिमम दोगे तो बात करो, नहीं तो छोड़ दो. मैंने कहा 30 रुपये पर यूनिट देता हूँ ना, तेरी जितनी कला है. वो बोलता है ठीक है सर 30 रुपये से काम करूंगा, लेकिन अगर काम कम हुआ तो मैं 48,000 तो मिनिमम लेके रहूंगा आपसे. मतलब अगर सोचो आपने 1000 यूनिट्स बनाए, 1000 यूनिट्स तो इंटू कितना लगेगा? 30. कितना हो जाएगा? 30,000. बोलेगा सर 30 में नहीं मानूंगा, मेरे को 48 चाहिए, मिनिमम 48 चाहिए, 48 से नीचे मानूंगा नहीं. ठीक है. अगर आपने 1200 बनाया तो 1200 इंटू 30 कितना आएगा? 36,000. बोलेगा नहीं सर 48 ही चाहिए. राइट. अच्छा अगर आपने 1500 बनाया तो 45,000 होगा. बोलता नहीं 48. ठीक है. अगर आपने 2000 बनाए तो 60. अब बोलेगा कि 48 नहीं, अब बोलेगा सर 60. समझ में आ रहा है? मिनिमम 48 चाहिए उसको. ज्यादा है तो ज्यादा ही बोलेगा, वो कम में मानेगा नहीं. इज द पॉइंट क्लियर है? तो ये स्टोरी समझ में आएगी. मिनिमम ऑफ 48,000 का मतलब क्या होता है? ठीक है. ये एक नया पॉइंट आ गया अपने पास. ठीक है. दिस इज द न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. आगे बात करते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में 3 टाइप के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं. यही पूरा गेम है, यहीं पे पूरा गेम है. क्या है? फिक्स्ड. कहने से फिक्स्ड मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता तुम कितने यूनिट्स बनाओ. 3,060 रुपए, 3,60,000 पर एनम है. महीने का एक बार बता तो महीने का बेटा डिवाइड बाय 10 नहीं करते, एक महीने में 12 महीने रहते हैं ना. आप कैलकुलेट पे करो. ओके. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रहता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है. मैंने कहा ओके सर जितने यूनिट्स बनाएंगे उतना 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लेंगे. राइट. गेम है यहाँ पे, सेमी वेरिएबल में गेम यहाँ पे है. 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी. 50% कैपेसिटी कितना होगा जल्दी बताइए? 18,000. मतलब जब तक मैं 18,000 बना रहा हूँ तब तक जो सेमी वेरिएबल है वो 1,08,000 रहेगा. मतलब अगर मैं 10,000 बनाऊं तो भी उतना ही रहेगा, 12 बनाऊं तो भी उतना रहेगा, 18 बनाऊं तो भी उतना रहेगा, 18 तक उतना रहेगा. 18 के बाद इतना रहेगा, 18 के बाद बढ़ जाएगा. वो क्या बोल रहा है? एंड एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ. वो क्या बोल रहा है? अगर आप 50% से ज्यादा में आ गए, 51% भी आया ना, आपको एडिशनल लगेगा. कितना? 46,800. 52 बनाया तो 52% तो भी 46,800. 53 46,800. कब तक ये 46,800 रहेगा? 20% तक, मतलब 50 से 70 तक. जैसे में 71 पे आया बोलेगा और 46,800. समझ में आ रहा है? फॉर एनी एडिशनल
एवरी 20% बोल रहा है, एवरी 20% इंक्रीज मतलब क्या कि हर 20% पे आपको 46,800 देना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर ये मान लेते हैं आपका टाइम लाइन है, अगर आप 0 to 50 पे काम कर रहे हो तो वो क्या बोल रहा है आपका कितना है, 1,08,000 पर एनम, ठीक है, 1,08,000 पर एनम। अगर आप 50 से 70 पे चले गए, वो बोलेगा सर इसमें 46,800 प्लस कर दो, फिर आप यहां करो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप 55 करो, 60 करो, 62 करो, 65 करो, 20% में जैसे ही 51 पे आया 46,800 चुपचाप रख देना टेबल पे, ठीक है। अब मैंने बोला 70 से भी बढ़ना है मेरे को, मैंने कहा फिर 4 और लगेगा, तो 70 to 90 पे कितना लगेगा, और 46,800 ऐड हो जाएगा, और 90 के आगे फिर और 46,800 ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कैसे आंसर निकालना है, ठीक है। एक ये वाला चैलेंजिंग पार्ट दूंगा मैं आपको, 2 मिनट सोचने का भी मौका दूंगा आगे क्वेश्चन रीड करने के बाद। चलो इतना गेम समझ में आ गया सबको? ओके। इस बार पहली बार फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल तीनों दिया है उसने, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल तीनों दिया है, ठीक है। अच्छा, एडमिन ओवरहेड्स उसने फिक्स दिया है, तो मैं एक बार महीने का हिसाब भी निकाल लेता हूं, जल्दी बताइए। 43,200 पर मंथ, बराबर है क्या ये? तो कहने से इट विल नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये महीने के हिसाब से चलेगा, ओके। सेलिंग ओवरहेड्स आर 8 पर यूनिट, तो कहने से वेरिएबल रहेगा, 8 पर यूनिट है ना, पर यूनिट जितने यूनिट्स बेचेंगे उतने यूनिट्स लगेगा, तो वेरिएबल। जो टोटलिटी में रहेगा वो फिक्स्ड, जो पर यूनिट रहेगा वो वेरिएबल। यही डेफिनेशन सीखा था अपन ने, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे वेरिएबल और फिक्स सिखाया, सेकंड डे में मैंने आपको फिक्स और वेरिएबल पे पहले इंट्रो दिया, फिर मैंने कॉस्ट शीट स्टार्ट किया। ये जरूरी है समझना, टू बाइफरकेट, राइट। उसके बाद ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप्स विच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, इस पे बात नहीं हुई लेकिन अब बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्क्रैप, जब मैं प्रोडक्शन करता हूं तो है ना उसमें कुछ रेसिडुअल, कुछ स्क्रैप बच जाता है। जैसे मान लेते हैं मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूं, तो प्लास्टिक को ना घसना पड़ता है प्लेइंग करने के लिए, तो प्लास्टिक का कुछ पाउडर वेस्ट हो रहा है, तो मैं उसको जमा करके किलो के हिसाब से बेच देता हूं। समझ में आ रहा है? स्क्रैप, कुछ भी स्क्रैप मिल सकता है, एनीथिंग, राइट। जैसे अगर मैं वुड बना रहा हूँ, सपोज वुड बना रहा हूँ, ये टेबल बना रहा हूँ, अब लगता है कि टेबल में पूरा टुकड़ा एक साथ लगेगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा वेस्ट होगा। अब वो टुकड़ा मैं क्या करूंगा, टुकड़ा इकट्ठा करता हूँ और एक बंगाल में बेच देता हूँ, स्क्रैप कर देता हूँ, कुछ पैसा देगा वो, कुछ पैसा कहने से वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट बढ़ रहा है या कॉस्ट कम हो रहा है? कॉस्ट कम हो रहा है, इसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। तो अब क्या करेंगे, ये हिंट करेगा सीधा यहां से, वो क्या बोल रहा है, ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड्स स्क्रैप व्हिच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। कहने से मैंने खर्चा किया था 40, जिसमें से 5 तो मेरे को रिटर्न आ गया, मतलब मेरे जेब से क्या रहा था 35 गया, कितना जा रहा है 35। समझ में आया सबको? ये स्क्रैप मतलब क्या, बेसिकली जब भी स्क्रैप होता है इट मींस दैट हमारा कॉस्ट कुछ रिकवर हो रहा है, रिकवर हो रहा है मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है या कॉस्ट कम हो रहा है? कॉस्ट कम हो रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई 40 रुपए तो मेरी जेब से गया नहीं कभी, मेरी जेब से 35 जा रहा है, राइट, 5 तो वापस आ जा रहा है, तो मैं यहां से माइनस कर लूंगा, ठीक है। स्क्रैप पे अपनी बात होना बाकी है, ऊपर और बात करेंगे डिटेल में, मतलब जब मैं और डिटेल में सिखाऊंगा आपको, फिलहाल ये पॉइंट आ गया है तो मैं आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 40 में से 5 रुपीज क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली तुम जो बोले तो सर 40 रुपीज लगेगा, मतलब 14 लगेगा भाई, 35 लगेगा, क्लियर है। तो क्या हम डायरेक्ट नेट 35 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कॉस्ट शीट में डायरेक्ट 35 ही लिखना, ठीक है। आगे, इन द ईयर 2019, अब आ गया मजेदार पॉइंट, इन द ईयर 2019 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% ऑफ द कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। पहले 3 महीने में कितना काम किया उसने? 50%, ठीक है, 50% में काम किया। तो इसमें से बता सकते हो कौन सा खर्चा रहेगा? 1,08,000, बराबर, 1,08,000 पर एनम, पहले 3 महीने में वही था। बट इट वॉज एक्सपेक्टेड, मतलब 3 महीने हो चुके हैं, आगे 9 महीने और होने बाकी हैं। First 3 months it was expected that it would work at 80% of the capacity for the remaining 9 months। वो क्या बोल रहा है, सर 3 महीने में हमने 50% यूनिट्स बनाया, अगले 9 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80% बनाएंगे। प्लीज बताइए 80% में कितनी बार आपको ऐड करना पड़ेगा? ये 2 बार, क्योंकि पहली बार जब किया तो 70 तक गया, 80 तक जाने के लिए 2 बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज बताइए अगर ये पॉइंट रीड किया आपने तो ये सेमी वेरिएबल खर्चा अगले 9 महीने का कितना रहेगा? चलो पहले बताओ, पहले 3 महीने में कितना रहेगा पर एनम है? वो पर एनम में 1,08,000 महीने का नहीं है बाबा, साल का है। नहीं, अगर आप 1,08,000 साल बेचते जाओगे ऐसे तो 27,000 एक महीने का या 3 महीने का? 3 महीने का। तो ये तो सबको आता है, 1,08,000 महीने का है, मतलब 1 महीने का हुआ 9,000 डिवाइड बाय 12 करके बराबर, तो पहले 3 महीने का हुआ 27,000। ये बात तो समझ में आ गई। अगले 9 महीने का बताओ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, ऑफलाइन यहाँ पे आंसर देंगे सब। आई वांट द आंसर फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना था अगले 9 महीने का? सवाल समझ में आया कि मैंने क्या बोला?
पे कहीं पे भी पर एनम ये नहीं लिखा। नहीं, वो पर एनम है, क्योंकि यहाँ पे पर एनम दिया है ना उन्होंने। जो चैलेंजिंग है ना वो यही है, ये सेंटेंस समझ में आ गया थोड़ी। गलत है, गलत है, दो आंसर गलत आए हैं, कोई और एक्सपेक्ट कर रहा है। मुझे है ना वो 9 महीने में सेमी वेरिएबल कितना आया वो बताइए। सेमी वेरिएबल सर 1782। गलत है, सेमी वेरिएबल तो 50% प्लस ये 80% करके बोलना है ना। मुझे सिर्फ 9 महीने का खर्चा चाहिए। सिर्फ 9 है। देखो, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये समझ में आ रहा है क्या? तो वो 12 महीने में 3 महीने का खर्चा आ चुका है, 3 महीने का 27,000 है, बराबर है क्या? हाँ, तो मुझे 9 महीने का चाहिए, 9 महीने में कितना, बस उतना चाहिए। 1512 इज द परफेक्ट आंसर। मुझे याद था वो अमाउंट लगाने मुझे। एनीवेज चलो, तो मैं 2 मिनट रुकूं और सोचने के लिए, या मैं बता दूं? बस आउट ऑफ कैपेसिटी है। अब हिसाब समझना, मैं थोड़ा ये मेरे हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है? समझाने के लिए प्लीज ध्यान देना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हुआ क्या, पहले वो समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। अच्छे समझ लेता है, ठीक है? सो मान लेता है मेरी यहाँ पढ़ाने की कैपेसिटी है 100 बच्चे एट अ टाइम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? वो एग्जाम्पल अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? मेरी कैपेसिटी है 100 बच्चे एट अ टाइम। तो लैंडलॉर्ड को बोला मैंने कि सर 100 बच्चे बैठने की जगह चाहिए मुझे। तो उसने भाड़ा बहुत ज़्यादा बता दिया। मैंने सोचा स्टार्टिंग में थोड़ी 100 बच्चे आएंगे, मैं नया नया क्लास चालू करूंगा। तो मैंने कहा सर एक काम करो, आधा क्लास दो, आधा छोटा क्लासरूम, तो मेरे को इतना बड़ा क्लासरूम नहीं चाहिए, थोड़ा क्लासरूम। तो उसने बोला सर 50 बच्चों को। मैंने कहा डन करो। तो उसने बोला सर ये देखो, ये जो क्लासरूम है यहाँ पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 50 बच्चे बैठ सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है? मैंने कहा सर इसका भाड़ा बताओ। उसने बोला सर 1,08,000 रुपये पर एनम देना। मतलब महीने का कितना हो गया? 9,000 पर एनम। मतलब मैंने उसको बोला ठीक है मैं दूंगा आपको, मतलब मैं चाहे एक स्टूडेंट बैठे या 2 स्टूडेंट बैठे, 10 स्टूडेंट बैठे, 20 स्टूडेंट बैठे, 50 बैठे, तब तक मैं 9,000 में महीना दूंगा। फिर जाते जाते वो जा रहा था, मैंने बोला रुको सर, ये तो हो गया नेगेटिव अप्रोच। सर अगर बच्चे बढ़ गए तो कहाँ बैठाऊँ, तो कहाँ बैठाऊँ? मैंने कहा सर है क्या कुछ प्रोविजन? बोलता है ये वॉल है ना अपना, वॉल तोड़ देंगे, बाजू में 20 बच्चे और बैठ सकते हैं। मैंने कहा पक्का? बोलता हाँ। मैंने कहा ओके, तो उसका भाड़ा कितना है? उसने बोला ठीक है ना, ये 20 बच्चे बैठने के आप क्या करना, 20 स्टूडेंट्स है ना, तो 20 बच्चे और, मतलब 20%, राइट? माई कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स, तो मैं इसलिए यहाँ पे 20 बच्चे और बिठाऊंगा। तो यहाँ पे कितना भाड़ा लेगा मुझसे वो? 46,800 पर एनम। एक महीने का बताओ ना कितना लेगा, एक महीने का डिवाइड बाई 12 करके 3,900 पर मंथ। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ क्या वो मुझसे सिर्फ 3,900 लेगा या पहले का 9,000 भी लेगा? पहले का 9,000 भी लेगा ना। वो बोलेगा सर इसका भी भाड़ा चाहिए और उसका भी भाड़ा चाहिए, अगर वो जगह यूज करनी है तो। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ओके। फिर मैंने बोला सर 70 भी हो गए, अब थोड़ा ज्यादा बच्चे बढ़ते जाना है। बोलता है एक और वॉल है उसको भी तोड़ देंगे, बाजू में और 20 बच्चे उसको भी डाल देंगे अंदर। ठीक है, क्लासरूम बड़ा करते जा रहे हैं अपन, ठीक है? बच्चे बढ़ रहे हैं ना, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 46,800। फिर से भाड़ा बढ़ा देगा वो। उसने क्या बोला, एक बच्चा बैठेगा तो भी भाड़ा देना पड़ेगा। मैंने कहा ओके सर दूंगा। मतलब यहाँ पे 50 बच्चे बैठ सकते हैं, अगर मुझे और बच्चे आ रहे हैं मेरे पास तो एक बच्चा भी आएगा तो मेरे को जगह लेनी पड़ेगी बाजू वाली। फिर 2 बच्चे बैठे, 3 बच्चे बैठे, 5 बच्चे, या फिर 20 बच्चों तक भाड़ा उतना ही रहेगा। आपको याद है ना सेमी वेरिएबल का, टू सर्टेन एक्सटेंट इज फिक्स्ड, आफ्टर दैट बिकम्स वेरिएबल, राइट? तो 50 बच्चों तक उतना ही था। जैसे ही मैं 51 स्टूडेंट पे गया, उसने बोला सर बाजू की जगह लेनी पड़ेगी। तो मैं बोला सर एक बच्चे का फीस लो। बोलता नहीं, 46,800 पूरे साल भर का है। मैंने कहा ठीक है सर उतना दे देता हूँ। तो यहाँ का महीने का कितना हो गया? 3,900 रुपए पर मंथ। अब मुझे महीने के हिसाब से बताओ, पहले महीने के लिए कितना दोगे? फर्स्ट मंथ के लिए 9,000, सेकेंड मंथ के लिए कितना दोगे? 9,000, थर्ड मंथ के लिए कितना दोगे? 9,000। लेकिन जब फोर्थ मंथ पे आएगा तो आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपका एक महीने का भाड़ा कितना हो गया? 16,800। कहने से 16,800 ऐसे 9 महीने का देना पड़ेगा। कितना हो गया? 1,51,200। हिसाब समझ में आया? अब मैं आपको ये महीने का हिसाब करके बताया, एकदम डिटेल अप्रोच बताया। समझ में आया सबको ये? अब इसका अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखो 1,08,000 साल का था, 46,800 ये 20% कैपेसिटी का, 46,800 ये और 20% कैपेसिटी का। प्लीज बताइए टोटल कितना हो गया?
2,01,600 बराबर, ये साल भर का हुआ ना, साल भर नहीं दूंगा मैं उसको, ये पहले 3 महीने तो मैंने जगह यूज ही नहीं किया उसकी, मैं 9 महीने यूज करूंगा जगह, तो इसका 9 महीने का भाड़ा निकाल लो इंटू 9/12 करके, ये साल भर का है ना, 151,200 वैसे ही आएगा। समझ में आया? तो पहले 3 महीने में उसको बोलूंगा भाई ये 1,08,000 से हिसाब से भाड़ा ले, क्योंकि मैंने जगह यूज ही नहीं किया ना, तेरी छोटी जगह यूज कर रहा था मैं। अब जब बच्चे बढ़ गए 3 महीने के बाद, तो मैंने बोला ठीक है सर, वो आगे के 2 भी डाल दो मेरे मेरे नाम पे, तो बोलेगा भाड़ा लगेगा, मैं दूंगा ना सर, भाड़ा दूंगा, उसका भी दूंगा, राइट? तो कहने से वो 4th मंथ से भाड़ा लगेगा, पहले 3 महीने का नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आया गेम? यस। तो इसका आंसर क्या था? 151,200, द स्टार मार्क पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन 151,200। सबको समझ में आया ये? ओके, करते हैं ना सब, एक सब पूरा करते हैं। उसके बाद एच, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ द सेलिंग प्राइस वाज 145। पहले 3 महीने में उसने क्या रेट से बेचा वो दे दिया आपको, पहले 3 महीने में, राइट? उसने नीचे पूछा क्या, देखो बी पॉइंट, देखो बी पॉइंट, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू अचीव द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 8,76,600। वो क्या बोल रहा है, सर मैं पहले तो बेच चुका हूं ऑलरेडी, राइट? पहले बेच के कुछ कमाया भी होगा, मुझे नहीं पता कितना कमाया, मुझे नहीं पता कितना कमाया। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं कि पहले 3 महीने में उसने लेट्स से 2 लाख कमाया, मुझे नहीं पता कितना कमाया, ठीक है? तो प्लीज बताइए नेक्स्ट 9 मंथ्स में कितना कमाना पड़ेगा उसको? 876,600 उसको पूरा साल भर में कमाना है, जिसमें से पहले 3 महीने में 2 लाख कमा चुका है, तो बाकी की सीधी बात है 9 महीने में कमाएगा कितना? 676,600। टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, क्या मैं डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स करके सेलिंग प्राइस निकाल पाऊंगा? यस। अब अपने को कॉस्ट शीट एक नहीं, कॉस्ट शीट 2 बनाने पड़ेंगे, मतलब 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 2 कॉलम कैसे बनाएंगे प्लीज ध्यान देना। एक बनेगा पहले 3 महीने का, एक बनेगा अगले 9 महीने का, ठीक है? पहले 3 महीने में कितना कमाया मुझे मालूम पड़ना चाहिए, तभी तो मैं अगले 9 महीने का कमा पाऊंगा। तो पहले 3 महीने का इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे निकालना है प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, और अगले 9 महीने का इसलिए बनाऊंगा कि कितने में बेचूं, तो टोटल मेरा प्रॉफिट 876,600 आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो अब यहाँ पे फॉर्मेट कैसे रहेगा प्लीज एक बार ध्यान से सुनना। मेरा फॉर्मेट रहेगा कुछ ऐसे, फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स, बराबर? यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे पर यूनिट, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे पर यूनिट, उल्टा भी कर सकते हो, पर यूनिट रुपीज, पर यूनिट रुपीज, जैसे आपको चाहिए, ठीक है? क्या हाँ, अब तो ये समझ में आया कि 4 कॉलम क्यों बना रहा हूं मैं? पहले मैं फोकस नहीं करूंगा 9 मंथ्स पे, पहले बिल्कुल नहीं करूंगा, पहले सिर्फ इस पे डिपेंड करूंगा 3 महीने का, ठीक है? पहले 3 महीने का बना लेंगे, फिर 9 मंथ्स भी वही काम आएगा, नहीं तो क्या होगा ना, 2 बार फिर से लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है 9 मंथ्स का कॉलम अभी से रेडी कर लेता है, ठीक है? चलिए जल्दी से रेडी करेंगे, है ना मजेदार क्वेश्चन? ऐसा लग रहा है ना सर कल तक कुछ और ही थी जिंदगी, आज बदल गई एकदम। एनीवेज, मैं जैसे आपको बताया था कल तक हम बीकॉम पढ़ रहे थे बेटा, वो बीकॉम लेवल तक क्वेश्चंस थे, अब अपने को इंटर लेवल पे करना है, राइट? तो ये इंटर लेवल है, आपके क्वेश्चंस इस टाइप के रहता है, ठीक है? हाँ मैं बोल रहा हूँ कॉस्टिंग एकदम मजेदार सब्जेक्ट है यार, कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही मजेदार है, प्योर प्रैक्टिकल। इसके नीचे फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल डाल देता है, नहीं, यहीं बट पे डाल अगर देता कोई है, सीन चीज अगर मैं वर्किंग नोट में चलता तो है, ये कोई छोटा प्रॉब्लम करने नहीं, के कोई प्रॉब्लम नहीं, सकता है चलता है ना? चलता है चलता है। तो वर्किंग नोट में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वर्किंग नोट में क्या होगा ना, फिर वो फिक्स्ड सेमी वेरिएबल वेरिएबल एक ही वर्किंग नोट पूरा बनाना पड़ेगा, बताता हूँ आपको, बट क्या ये इस पेज में कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा? वो भी है। वर्किंग नोट थोड़ा मेक्सिको चलता है, ये मेसी अच्छा नहीं। ये आपने जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बात की आपने अभी, कि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन चाहिए।
इसको क्या हुआ, बीच में क्यों मिल रहा है ये? ओके, तो फॉर्मेट रेडी है सबका? हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था अच्छे से अभी, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा था। ये आगे के कॉलम्स को इग्नोर करो, मेरे लिए बेसिकली इतना ही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, मेरे लिए बेसिकली इतना फॉर्मेट रहेगा। सो बेसिकली आई एम मेकिंग फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स एंड नेक्स्ट 9 मंथ्स, ठीक है। पहले आपने कौन सा बनाया, रुपीज़ या पर यूनिट? रुपीज़ बनाया, ठीक है, ये रुपीज़, ये पर यूनिट, ये रुपीज़ और ये पर यूनिट। अगेन कॉल आपका है, आप उल्टा भी करेंगे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो कॉलम्स रेडी है सबके? ओके, अब प्लीज ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ। मैं एक बार क्वेश्चन में वापस से लेके जाता हूँ और एक बार वापस पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी ना, तो हम बीच में भटक नहीं जाए, इसलिए मैं एक बार रीड कर लेता हूँ क्या क्या है हमारे पास। डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, लेबर पे एक प्रॉब्लम दे दिया उसने बोला 48,000 पर मंथ मिनिमम लूंगा, उसके बिना मानूंगा नहीं, ठीक है। फैक्ट्री वर्ड्स में 3 थे, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। कॉल आपका है, फैक्ट्री वर्ड लिख के पूरा वर्किंग नोट में चले जाओ, या फैक्ट्री वर्ड्स के नीचे फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल अलग अलग लिख दो, कॉल आपका है, ठीक है। उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स भी है, फिक्स्ड दिया है, एडमिन ओवरहेड्स हम क्या मानेंगे, क्या है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कैसे मान लेंगे, अगेन जनरल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, और फिर ईच यूनिट स्क्रैप दिया है। ये स्क्रैप दिया तो हम ऊपर ही माइनस कर देंगे, हम बोलेंगे भाई 40 नहीं है, कितना है, 35, खर्चा ही 35 है, ठीक है। आगे उसके बाद उसने कुछ बोला नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस में अब हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे। पहले 3 महीने में वो कितना काम कर रहा था, 50%, 50%, राइट। प्लीज बताइए उसकी कैपेसिटी थी कितनी स्टार्टिंग में? 36,000 साल भर का, मतलब पर मंथ में कितना हो गया, 3,000, लेकिन वो 1500 ही बना रहा था, 50% में काम कर रहा था, राइट। तो पहले मैंने 1500 बनाया, दूसरे मैंने 1500 बनाया, तीसरे मैंने 1500 बनाया। प्लीज बताइए पहले 3 महीने में टोटल कितना आता है? एंजल नहीं आते बेटा, ऐसे क्वेश्चन बीकॉम में कभी नहीं आएंगे। हाँ, कितना आएगा? 4,500। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको? लवन्या समझ में आ रहा है बेटा? पहले 3 महीने में कितना बनाया? 4,500, और उसके बाद उसने 80% पे चला गया, राइट। प्लीज बताइए 36,000 पे एक महीने का कितना था? 3,000। इसका 80%, 80% मतलब कितना? 2,400। मतलब हर महीने वो 2,400 बनाएगा, ऐसे 9 महीने बनाएगा, तो टोटल आएगा 21,600 आएगा कि 21,600? यस। तो पहले 3 महीने में मैं 4,500 यूनिट्स बना रहा हूँ, लेकिन अगले 9 महीने में मैं 21,600 यूनिट्स बना रहा हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, वापस लिखते हैं ना बेटा, पूरा पूरा लिखते हैं। आ जाओ वर्किंग नोट पे, आ जाओ वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट बनाते हैं पूरा। फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। Calculation of number of units produced. Yes, calculation of number of units produced. अब क्या रहेगा एग्जैक्टली? सी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स उसने क्या बोला, पहले 3 महीने में कितना बनाया उसने? 50%। तो मुझे बताओ आपका साल भर का कितना था, पहले वो बताओ। ये तो साल भर का था, राइट। कहने से हम 3 महीने का लेंगे, सिर्फ 3 महीने का लेंगे ना आप, राइट। कितना आएगा 3 महीने का, चेक करो, 9,000। अभी 9,000 आ रहा है, 36,000 साल भर गया, तो 3 महीने का कितना? 9,000 आ रहा है, लेकिन मैंने काम तो 50% किया ना यार, तो मैंने 50% बनाया इसका, तो इसको क्या करेंगे, इंटू 50%। मतलब कितने यूनिट्स बनाए हमने? 4,500 यूनिट्स। अगेन इसके मल्टीपल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका सेकंड प्रेजेंटेशन मंथली करूं, तो मंथली हिसाब बताओ। प्लीज बताइए 36,000 साल भर का, एक महीने का कितना? 3,000। ये हो गया आपका 100% कैपेसिटी, लेकिन मैं 100% काम नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो आधे पे काम कर रहा हूं। तो अगर 3,000 एक महीने का है, तो 100% है, तो 50% कितना? 1,500। 1,500 पहले महीने का, 1,500 दूसरे महीने का, 1,500 तीसरे महीने का, हुए ना 4,500, 4,500। तो वही क्या मैंने, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपका आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपका 36,000 यूनिट्स थे साल भर के, तो 9 मंथ्स का आंसर बताओ कितना आएगा? 9 मंथ्स का आएगा 27,000 यूनिट्स, बराबर है क्या? लेकिन मैं काम कर रहा हूं 80% पे, तो इंटू 80% करेंगे।
21,600 यूनिट्स। आया क्या हिसाब समझ में? अभी समझ में आया? यस। आइए वर्किंग नोट 2 पे इंपॉर्टेंट वन विच इज वेजेस। इंपॉर्टेंट वन विच इज वेजेस, उसने बोला था ना 48,000 मिनिमम लूंगा, ठीक है, वो भी निकाल के देना पड़ेगा उसको। आइए निकाल के देता है। सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। तो हम पहले 3 महीने का हिसाब निकालते हैं। प्लीज बताइए वेजेस पर यूनिट कितना बोला था उसने? 30 रुपीज पर यूनिट, राइट। तो पहले हम 3 महीने का निकालते हैं फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। अब पहले 3 महीने का आंसर क्या रहेगा? पहले 3 महीने का, पहले 3 महीने अगर मैं यूनिट वाइज दूं उसको, यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज कितना लेगा मुझसे बताओ? यूनिट कितना बनाया हमने पहले 3 महीने में, प्लीज बताइए। 4,500। तो अगर मैं यूनिट्स की बेसिस पे दूं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, तो कितना चार्ज करेगा मुझसे वो? तो वो चार्ज करेगा 4,500 यूनिट्स, और पर यूनिट कितना है? 30 रुपीज। तो कितना लेगा मुझसे वो? 1,35,000 बराबर, पहले 3 महीने में। लेकिन वो क्या बोलेगा, सर 135 है, एक बार हिसाब लगाएं क्या पहले अपना? मैंने 48,000 पर मंथ बोला था ना तुमको। 48,000 इंटू 3 कितना होता है? 1,44,000। मैं नहीं लूंगा 135, मेरे को 144 चाहिए। अपनी क्लियर बात हुई थी, 48,000 पर मंथ की बात हुई थी, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 48। आप मुझे 48 तो मिनिमम दोगे ही दोगे, तो 135 उठाएगा नहीं, वो बोलेगा सर 144 रखो मेरे सामने। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ रुपीज 48,000 पर मंथ, बराबर है क्या? तो प्लीज बताइए, अगर मैं मंथ वाइज दूं उसको, मंथ वाइज, तो वो कितना लेगा? 48,000 इंटू 3 मंथ्स। प्लीज बताइए 48,000 इंटू 3 मंथ्स कितना होता है बेटा? 1,44,000। अब आप भी बताओ, अगर आप वो लेबर की जगह हो तो आप 135 मानोगे या 144 में? सीधी बात है 144। आप क्या बोलोगे, सर 135 में मेरा काम नहीं होगा, मैंने क्लियर आपसे ठहरा के लिया था 48,000 महीने का मिनिमम लूंगा ही लूंगा मैं आपसे। अरे समझ में ये, चलो ये पॉइंट समझ में आया फर्स्ट 3 मंथ्स का। चलो अगले 3 महीने पे आ जाओ, सॉरी अगले 9 मंथ्स पे, फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट 9 मंथ्स का क्या रहेगा? अगर मैं यूनिट बेस दूं उसको, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, बताइए यूनिट वाइज कितना बनाया हमने? 21,600 यूनिट्स बनाया हमने, बराबर। पर यूनिट कितना है? 30 रुपीज। प्लीज बताइए कितना आ गया? 6,48,000 बराबर। सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 4,32,900। मिनिमम ऑफ रुपीज 48,000 पर मंथ। फिर से चेक करेगा ना लेबर वो। तो अगर मंथ वाइज सैलरी दो उसको, मंथ वाइज, तो प्लीज बताइए मंथ वाइज में कितना होगा उसका? 48,000 इंटू 9 मंथ्स, 432। अब आप लेबर की जगह हो तो क्या लोगे? 648 लोगे ना। अब वो बोलेगा क्या, मैंने बोला था 48,000 मिनिमम, तो मिनिमम वो बोलेगा सर मिनिमम बोला था ना, 432 से ऊपर लूंगा मैं, 432 मिनिमम लूंगा बोला था मैंने, राइट। तो 432 से ज्यादा भी लेगा वो, राइट। वो बोलेगा सर इसमें तो ज्यादा काम किया ना, ज्यादा पगार लूंगा। तो यहाँ पे वो कितने में मानेगा? 648 में। क्या ये पॉइंट समझ में आया? दमदार पॉइंट था ये था सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब थर्ड सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमी वेरिएबल वाला, उसका बाइफिकेशन भी अभी कर लेता है। यहां तक हुआ सबका? लिखा सबने ये? आइए थर्ड पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, प्लीज बताइए पहले 3 महीने में हम कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहा था?
50, तो भाड़ा 1,08,000 रहेगा या उसमें 46,800 ऐड होगा? 1,08,000, लेकिन 1,08,000 पर मंथ नहीं है, पर एनम है, राइट? तो मैं बोलूंगा भाई 1,08,000 रुपए का 1,08,000 का 3 महीने का दे दो उसको, ठीक है? कितना आएगा? ₹27। ये हिसाब तो समझ में आ गया, 3 महीने का आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट? लेकिन जब अगले 9 महीने में आए हम फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, अब प्लीज ध्यान देना क्या हुआ, तो 1,08,000 में मानेगा क्या वो? नहीं, वो बोलेगा सर इसमें प्लस करो। तुम 80% पे चले गए, 80% पे पहुंचने के लिए उसने क्या बोला था? फॉर एवरी 20% इंक्रीज कितना बढ़ेगा? 46,800। तो एक बार बढ़ाया, मैंने कहा सर ठीक है 46,800 जोड़ दो, वो बोलेगा नहीं मानूंगा इसमें, ये 70% का हुआ, 80% पे चले गए और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बोला 10 का बढ़ा दे, बोलता नहीं 1% भी बढ़ेगा तो 46,800 पूरा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जगह पूरी 20 स्टूडेंट्स की है वो, तुम अगर एक स्टूडेंट बिठाओगे तो भी मैं पूरा ही भाड़ा लेने वाला हूं। समझ में आ रहा है? तो कितना बढ़ेगा फिर से? 46,800। लेकिन ये तो हो गया साल भर का ना, ये क्या हो गया? साल भर का। आपको 9 महीने का चाहिए ना, इंटू 9/12। सबको समझ में आया क्या? ये कितना आएगा? ₹1,51,200। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये स्टार मार्क पॉइंट था बेटा अपना, ये स्टार मार्क पॉइंट था, ठीक है? दिस वाज द स्टार मार्क पॉइंट। क्लियर है सबको? ये पक्का समझ में आया यहां तक? यस। अब अपना मेन वर्किंग हो चुका है, अब अपन कॉस्ट शीट में इसको पुट करते हैं, इसको कॉस्ट शीट में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। लिखा सबने यहां तक? आइए कॉस्ट शीट पे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाहर ही डायरेक्ट लिख देते ना रुपीज में, 35 लिखेंगे ना, बट उसका वर्क बाजू में 40 - 5 लिख देंगे। बताता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कहने से यहाँ पे स्टॉक तो कुछ दिया नहीं है, ऑलरेडी इतनी सारी चीजें थी, अब स्टॉक थोड़ी हैंडल करेगा यहाँ पे। कंज्यूम्ड, प्लीज बताइए रुपीज क्या आने वाला है? तो कहने से इट इज 40 माइनस 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 ₹5। 5 क्यों आएगा माइनस? या तो वो स्क्रैप था, या ना स्क्रैप था। अच्छा, मैं ना ऊपर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ। प्लीज बताइए पहले 3 महीने में आपने कितने यूनिट्स बनाया था? मैं आपके अंडरस्टैंडिंग लिख देता हूँ सो दैट आपको इजी जाए मल्टीप्लाई करने में। और 21,600। अब मुझे बताओ ये यूनिट्स आप मल्टीप्लाई कौन से कॉस्ट को करोगे? वेरिएबल कॉस्ट को या फिक्स कॉस्ट को? वेरिएबल को। जितने यूनिट्स रहेंगे, जितने पर यूनिट रहेगा उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है ना अपने को, इसलिए मैंने यूनिट्स ऊपर लिख के रखा आपके लिए, ठीक है? जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू 4,500, 1 लाख, ओके। और इंटू 21,600, 7,56,000। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद वेजेस, इसका वर्किंग नोट निकाला ना हमने? कौन सा वर्किंग नोट था वो? वर्किंग नोट 2 जाके चेक करके, और पहले 3 महीने में कितने मान रहा था वो बोलता है सर मिनिमम 144 तो चाहिए चाहिए। मैंने सेकंड टाइम उसको बोला वापस मिनिमम ले, बोलता नहीं सर मिनिमम नहीं लूंगा, अभी यूनिट वाइज लूंगा। 648, राइट? आ रहा है क्या समझ में सबको? ये दोनों को ऐड करके क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। बताइए प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? 3,01,500। और यहाँ पे कितना हुआ? आ रहा है समझ में सबको? ये समझ में आ रहा है क्या ये? अब इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं। एड एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार ये डिटेल वर्क लिखूंगा मैं यहाँ पे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, आप चाहो तो इसको वर्किंग में लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स पे ही था एक्चुअल में, मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? अगेन आप चाहो तो वर्किंग नोट में बिल्कुल लिख सकते हो, वर्किंग नोट जो भी नंबर रह के, राइट? इसमें 3 खर्चे दिया उसने, एक दिया है फिक्स्ड, एक दिया है वेरिएबल, और तीसरा क्या दिया है? सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल का तो मैं ऑलरेडी काम कंप्लीट करके आया हूँ, राइट? वर्किंग नोट क्या है इसका?
3, जल्दी बताइए वर्किंग नोट 3 में अपन सेमी वेरिएबल कितना ढूंढ के लाए हैं? इसका 27,000 आया था और इसका 151 200 आया था। ये बात समझ में आ गई थी क्या? तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। अब मुझे जल्दी बताइए फिक्स्ड जो खर्चे रहते हैं वो यूनिट वाइज बटेंगे या मंथ वाइज बटेंगे? मंथ वाइज, जितने महीने का है उतना। तुम यूनिट बनाओ नहीं बनाओ, मेरे को भाड़ा चाहिए भाई। और वेरिएबल जो रहेगा वो पर यूनिट बढ़ेगा। अब फिक्स्ड उसने कितना दिया एक बार देख लें क्या, फैक्ट्री में फिक्स कितना दिया उसने? तो फिक्स्ड उसने दिया है 3,60,000 महीने का। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, 3 महीने और 9 महीने में अलग अलग कर दूंगा। हाँ 360 पर आना है ना, तो 30,000 पर मंथ है। 3 महीने का 90,000, बाकी 9 महीने का 2,70,000। समझ में आ रहा है ये? मंथ वाइज डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, फिक्स जो था कहने से इट वॉज ₹3,60,000 पर एनम। इन कौन से रेशियो बांटेंगे? 3 मंथ्स इज टू 9 मंथ्स। फिक्स तो मंथ वाइज बढ़ेगा ना, फिक्स कैसे बढ़ेगा? मंथ वाइज बढ़ेगा, राइट। तो 3,60,000 इन 3 मंथ्स, इन 9 मंथ्स कर दो डिवाइड, कितना आ रहा है? 90 एंड 2,70,000 आ रहा है क्या सबको समझ में? 90,000 एंड 2,70,000। क्लियर है पॉइंट सबको? ये 90 एंड 2,70,000। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल के लिए क्या बोल रहा है वो? ₹10 पर यूनिट। मैंने कहा सर वेरिएबल 10 पर यूनिट है तो मेरे पास यूनिट्स हैं, मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लूंगा, राइट। वेरिएबल कितना दिया है? ₹10 पर यूनिट। ₹10 पर यूनिट। जल्दी बताइए कितने यूनिट्स हैं ऊपर? 4,500 यूनिट्स हैं। तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 45,000 एंड 2,16,000। सबको समझ में आ रहा है क्या ये? जल्दी बताओ। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट। अभी ग्रॉस नेट लिखना है क्या? क्यों नहीं लिखना? वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है ना, WIP नहीं दिया है तो अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसको सीधा सीधा क्या बोल देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोल देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट बोल देंगे। जल्दी बताइए फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 4,63,500। ऐड करना आता है ना सबको? जल्दी जल्दी ऐड करेंगे बेटा। यस 20 लाख। एक सेकंड, मैं ना कल से आप लोगों को साथ में नहीं बिठाऊंगा। आप बीच में बात करना शुरू कर देते हो। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? चेक करने दो। ओके इतना देख लो बेटा। अभी एक बार फिर से बराबर आंसर आ रहा है क्या? हाँ बराबर है सर। यस एंजल ऑनलाइन आंसर चाहिए मुझे। हाँ आ रहा है उतना? ओके डन। ओके फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करते हैं हम? याद करो। एडमिन। एडमिन कितना दिया उसने बेटा? 5,400 पर एनम दिया है। फिक्स्ड है। फिक्स को मंथ वाइज या यूनिट वाइज? मंथ वाइज। तो 5,18,400 दिया उसने। एड एडमिन ओवरहेड्स। ₹5,18,400 इन 3 मंथ्स इज टू 9 मंथ्स। 3 महीने का कितना, 9 महीने का कितना? जल्दी बताइए। 1,29,600 एंड 88,800। अच्छा एक सेकंड ना, ठीक है ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर। मैं देख रहा हूँ और सब रेशियो बराबर नहीं निकाल रहे हैं कैलकुलेटर पर। वो एक बार सिखाना पड़ेगा मुझे। रेशियो बराबर निकालो लेकिन शॉर्टकट नहीं आता है आपको, मैं वही देख रहा था। ठीक है आंसर आता है, उसका एक शॉर्टकट है रेशियो निकालने का। पता है आपको रेशियो कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर में? मैं आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन से नहीं भटकते हैं, क्वेश्चन में आते हैं पहले। ठीक है चलो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताइए ये ऐड करने के बाद क्या बोलते हैं इसको? COP बोलते हैं। ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे? COP। COP। अब प्लीज ध्यान देना ये मेरे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑब्लिक यही मेरे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जल्दी बताओ क्या ऐड करते हैं? जल्दी बताओ। ऐड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG। कुछ भी नहीं है भाई, तो मैं COGS भी इसको बोलूंगा ना फिर।
समझ में आ रहा है? अगेन आपके माइंड में आ रहा है सर नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम तो लिखेंगे, तो लिखो ओपनिंग एफजी 0, क्लोजिंग एफजी 0, तो सीओजीएस वापस वही आएगा। ठीक है, कॉल आपका है, आपको अगर वैसे लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट अवेलेबल है और इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है तो क्यों नहीं करें हम। ठीक है, जल्दी बताइए कितना आ रहा है टोटल। 5,93,100 और 24 लाख 30,000। 30,000 आ रहा है क्या सबका ये आंसर? पक्का आ रहा है? बस एक आखिरी खर्चा बाकी है, कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करें, वो उसने वेरिएबल दिया है फिक्स दिया है, चेक कर लो। उसने दिया है वेरिएबल 8 रुपीज पर यूनिट दिया है। हो गया अपना क्वेश्चन लगभग लगभग ₹8 पर यूनिट। जल्दी बताइए, पर यूनिट दिया है तो क्या करना पड़ेगा? 3 और 9 में करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स करो जल्दी से, नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई। 36,000 And- 1,72,800। आ रहा है क्या सबका आंसर? ये एवरीवन? यस, ओके। उसके बाद क्या मिलता है इसको ऐड करने के बाद? अरे बताओ क्या मिलता है, सब थक गए क्या यहाँ तक आते आते? COS मिलता है, COS मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस, बताइए कितना आ गया? 6,29,100। और यहाँ पे कितना आ रहा है? आ रहा है समझ में ये? अब बताओ इसके बाद क्या जोड़ते हैं हम? Profits, प्रॉफिट, और फिर क्या मिलता है? sales। सेल्स। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ा समझना अच्छे से, यहाँ से आगे स्टोरी अच्छे से समझना, प्लीज ध्यान देना। उसने कहा है मैंने है ना फर्स्ट टाइम पे 145 में बेचा है, पहले 3 महीने 45 में बेचा है मैंने। ठीक है, उसने क्लियर बोला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। उसने कहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स द सेलिंग प्राइस वाज 145। अब सेलिंग प्राइस दे रही है तो मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। चलो पहले ये निकाल लेता। तो आपका जो यहाँ पे सेल्स था, सेल्स मैं सेलिंग प्राइस कॉलम में लिख दे रहा हूँ 145 था, राइट? Yes। प्लीज बताइए 145 इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स? 4,500। बताइए कितना आ रहा है? 6,52,500। अब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कितना कमाया मैंने? 23,000। मतलब पहले 3 महीने में सिर्फ 23,400 कमाया है। मैं इतने में मानने वाला नहीं हूं, मेरे को ज्यादा कमाना है भाई। मेरे को कितना कमाने की इच्छा है? इच्छा बहुत है हमारी। इच्छा है 8,76,600, जिसमें से पहले 3 महीने में कितना कमा लिया है मैंने? 23,400 कमाया है मैंने। बाकी का मैंने अगले 9 महीने में कमाना है। बताइए कितना? 8,53,200। तो कहने से अगले 9 महीने में इतना प्रॉफिट चाहिए मेरे को। Yes। समझ में आया क्या? वो बोल रहा है कि सर मैंने सेलिंग ऑलरेडी 145 में बेचा है और मेरे इच्छा है टोटल 8,76,600 कमाने की पूरे साल भर में। एनुअल प्रॉफिट इतना चाहिए, राइट? जिसमें से 3 महीने मैंने सिर्फ 23,000 कमाया है, तो सीधी बात है बाकी 9 महीने में पूरा कमाना पड़ेगा फिर। ठीक है, 8,53,200 ओवर हियर। प्लीज ध्यान देना, प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 8,53,200। प्लीज बताइए कितना आएगा टोटल? 34,56,000। 34,56,000। 56,000। तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? प्लीज बताइए पर यूनिट कितना हो जाएगा? 21,600 यूनिट्स बेचोगे आप इसमें? 160। 160, ये निकालना था। What will be the selling price for the next 9 months? It should be 160. तो सर ये बाकी का सब आप EU लिख पे लिख सकते हो। मैंने फिल करना है, मैंने आपको अभी बताया। सब यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? पक्का? बस वो पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। लॉजिक समझ में आया कैसे है? अब क्वेश्चन बड़ा था ना, क्वेश्चन ऑब्वियसली बड़े थे। दोनों क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे वाले लिए आज। आपको लग रहा होगा सर ऐसे एग्जाम में है तो कितना टाइम लगेगा? पहला क्वेश्चन था ना बेटा, समझाने में, हर चीज समझने में, प्लस पहला चैप्टर अपना कॉस्टिंग का। फिक्स्ड वेरिएबल में इतना अच्छे से नहीं आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, राइट? बट अगर हम ये क्वेश्चन को पकड़े बढ़ेंगे सर इतना बड़ा तो होगा नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ 20 मिनट से ऊपर नहीं लगाओगे आप लोग। 20 मिनट्स एंड दैट इज सफिशिएंट। 10 मार्क के लिए अगर आप 20 मिनट ले रहे हो तो आप आराम से पेपर सॉल्व कर पाओगे, उल्टा जल्दी हो पाएगा। 20 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, आराम से होगा, राइट? पहली बार है तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज ध्यान देना, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा फिर से इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली उसने क्या बोला था? 36,000 यूनिट्स अपने साल भर की कैपेसिटी। उसने बोला सर मैंने पहले 3 महीने 50% बनाया। अब पहले 3 महीने 50% बनाया तो आप क्या करोगे? 36,000 था, एक महीने का 3,000। लेकिन मैं 3,000 बना नहीं रहा हूँ, मैं तो 50% में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ 1,500 बना रहा हूँ, राइट? मैं 1,500 बना रहा हूँ। रीजन 1,500 बनाने का बहुत सिंपल है यार, 1,500 बना रहा हूँ मैं तो इतना डिमांड नहीं रहेगा,
तो मैं 1500 में खुश था, 1500 1500 1500, 3 महीने में 4500 बनाया। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, ये तो बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 23,400 कमा रहा हूं मैं ये तो, राइट, मेरे को तो 8 लाख कमाना है। तो 8 लाख कमाने के लिए आपको ज्यादा बेचना पड़ेगा। तो इस बार आपने सोचा नहीं, अपन तो मार्केटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे और 80% माल बनाएंगे। जो भी हमारी कैपेसिटी है उसका 80%, हमारी कैपेसिटी 36,000 पर एनम की, राइट। एक महीने का 3,000, अब मैं 80% पे काम करूंगा तो 3,000 एक महीने का था, 9 महीने बाकी है, मेरे पास 27,000 होने चाहिए। 3,000 इंटू 9 27,000, इसका 80% आता है 21,600, मतलब मैं अगले 9 महीने में 21,600 यूनिट्स बनाने वाला हूं। क्लियर है ये? उसमें अब उन्होंने खर्चे दिए, जहां जहां फिक्स कर दिया मैंने, मंथ वाइज बांट दिया, 3:9 3:9 3:9 3:9, जहां फिक्स्ड बोला उसने, जहां वेरिएबल बोला मैंने एक बात ही नहीं है, सीधा नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो। सिर्फ एक ही खर्चा था, सेमी वेरिएबल, एक खर्चा था, कौन सा? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का बाइफर्केशन बताया मैंने आपको कि उसने बोला जब तक 50% पे है तब तक 1,08,000 है, जैसे वो अगला 20% पे आएगा 46 बढ़ा के देना, अगला 20% आएगा और 46 बढ़ा देना। वो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, वो क्लास वाला एग्जांपल याद करना। दीवार तोड़नी है अपने को, 20 बच्चों को अंदर लेना है यहाँ पे, राइट। तो 20 बच्चों को अंदर लेने के लिए मेरे को भाड़ा देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, भाड़ा देना पड़ेगा। तो भाड़ा देने के लिए मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं 46 पूरे साल भर का नहीं दूंगा, 9 महीने का दूंगा। पहले 3 महीने थोड़ी यूज किया था जगह मैंने, तो 9 महीने का दूंगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो ये भाड़ा बढ़ गया। अब इस क्वेश्चन के बाद ऑब्वियसली अब अगर आप ये पर यूनिट लिखोगे तो पर यूनिट कैसे करोगे, जल्दी बताओ। इसका पर यूनिट कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 4,500 और यहाँ डिवाइड बाय 21,600 आ पाएगा क्या? वो कंप्लीट कर लेना। सिर्फ इसके नीचे एक पॉइंट लिख दो, फिक्स्ड एक्सपेंस कहने से ये मंथ रेशियो बढ़ेगा, और जो वेरिएबल था, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं एक बार वो थोड़ा सा रेशियो का कैलकुलेशन सिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे सब शॉर्टकट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि वो शॉर्टकट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो आप कॉस्टिंग में बहुत पीछे रह जाओगे। बहुत बार रेशियो यूज करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो प्लीज एक बार ध्यान देंगे। आइडियली जो आप करते हो मैं भी वही करूंगा, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग रहेगा, उससे आंसर बड़ा आता है। प्लीज ध्यान देना, आपने 3,60,000 बांटा था, याद है, इन द रेशियो ऑफ 3:9। मतलब देखा जाए तो आप ऐसे करोगे 360 इंटू 3/12 एंड 360 इंटू 9/12, ऐसे ही कर रहा था ना बेसिकली। एक्चुअल में 3:12 3:9 मतलब 3/12 एंड 9/12, राइट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हो आप? कैलकुलेट बताओ। तो आप बोलोगे 3,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, और फिर करोगे 3,60,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 बराबर, मतलब डिवाइड बाई 12 दोनों में कॉमन था ना, तो जो कॉमन चीज आती है वो पहले करता। तो आप क्या करोगे? टेक ऑन ए कैलकुलेटर 3,60,000, पहले आप डिवाइड करोगे 12 से, पहले डिवाइड करना, और उसके बाद एक ही बार इंटू दबाना, 2 बार नहीं। इंटू 3 इक्वल टू, उसके बाद इंटू नहीं दबाना, सिर्फ 9 इक्वल टू दबाना, आपको डायरेक्ट दोनों आंसर्स मिलेंगे। मैंने जो कैलकुलेटर कीज प्रेस किए प्लीज ध्यान देना। पहले आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 12 इंटू एक ही बार प्रेस करोगे, 3 इक्वल टू 9 इक्वल टू, आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब जो भी चीज आपको रेशियो बांटनी पड़ती है तो पहले आप इंटू नहीं करना, पहले डिवाइड करना। जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूं मुझे 1,04,500 बांटना है इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, प्लीज बताइए 5:3:2 मतलब कितना होता है? 10 होता है ना। तो आप क्या करोगे? 1,04,500 डिवाइड बाय 10 करोगे, पहले डिवाइड बाय 10 करोगे, उसके बाद एक ही बार इंटू प्रेस करोगे, 5 इक्वल टू, आंसर कितना आ रहा है 5 पे 52 250, उसके बाद 3 इक्वल टू, और इसके बाद 2 इक्वल टू 20,900। समझ में आ रहा है क्या? ये फटाफट आंसर देगा। तो आप बार बार ऐसे नहीं खेलते बैठोगे, इंटू 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 खेलते नहीं बैठना है, सीधे सीधे पहले डिवाइड करना है और बाद में इंटू करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस, एंजल समझ में आया बेटा आपको? अच्छा था क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन का तो होमवर्क बनता है ना, राइट। एंजल आप थोड़ा बाद में करोगे होमवर्क तो भी चलेगा, बट इस पे होमवर्क बनता है, ये वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक बार मेरे साथ करोगे नहीं होगा, एक बार खुद से बनता है, राइट। खुद से जब करोगे तो कहीं ना कहीं शायद अटकोगे। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ सर मैंने एक बार समझाया तो 100% समझ में आ गया माइंड में। ऑब्वियसली बहुत हद तक समझ में आया है, कुछ कुछ पॉइंट जब हम खुद करने बैठते हैं ना, कहीं पेन रुक जाता है हमारा, कहीं सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो वो पॉइंट आपने कल पूछना है मुझसे, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस टाइप के मैं दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, 8th वाला भी एक होमवर्क दूंगा, 10th वाला भी एक इस टाइप का होमवर्क दूंगा। आज के दिन पे मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, प्लीज ध्यान देना कि आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। स्टॉप करते हैं यहाँ पर।